तो आज हम देखने वाले हैं असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें हम जिस मेथड का प्रयोग करेंगे उसको कहते हैं मोल मोल एनालिसिस। मोल मोल एनालिसिस। मोल मोल एनालिसिस क्या होता है आइए समझते हैं। इसकी मदद से हम बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देने वाले हैं। जैसे कोई भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है ए प्लस बी फॉर्मिंग सी प्लस डी। ये कोई भी एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। इस संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ ए है रस रसायन मिति गुणांक ए का रस रसायन मिति गुणांक रस रसा रस रसायन मिति गुणांक ए का। बी है बी का रस रसायन मिति गुणांक। सी है सी का रस रसायन मिति गुणांक। डी है डी का रस रसायन मिति गुणांक। तो रस रसायन मिति गुणांक है और एक रस रसायन मिति गुणांक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का होता है। हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का रसायन मिति गुणांक नहीं बोलेंगे जब तक कि वह संतुलित ना हो। तो अगर संतुलित होगी तभी हम उसको रस रसायन मिति गुणांक कहेंगे। तो अगर ये दे रखा है तो एक समीकरण हमें पता होना चाहिए एन ए बाय ए, एन बी बाय बी, एन सी बाय सी, एन डी बाय डी। एन ए बाय ए, एन बी बाय बी, एन सी बाय सी, एन डी बाय डी। तो यहाँ एन ए है ए के मोल जो कि अभिक्रिया में उपयोग हुए। एन बी है बी के वह मोल जो अभिक्रिया में उपयोग होंगे। एन सी है सी के मोल जो अभिक्रिया में बने। एन डी है डी के मोल जो अभिक्रिया में बने। तो जो अभिक्रिया में बने एन ए, एन बी, एन सी, एन डी, इसका क्या मतलब है? चलिए हमारे को एक समीकरण दिया है 2KClO3 देता है मैं 2KCl प्लस 3O2। तो इसके लिए क्या होगा मोल KClO3 के बट्टा 2, मोल KCl के बट्टा 2, मोल O2 के बट्टा 3। यहाँ बट्टा 3 क्या है? एन KClO3 है, KClO3 के उपयोग में लाए गए मोल। कितने मोल उपयोग में होंगे? और एक KCl और O3 के क्या है? KCl तथा O3 O2 के बने मोल। आइए इसको कुछ प्रश्न की मदद से समझते हैं। एक प्रकार के प्रश्न है जिसका हम चर्चा कर रहे हैं, वो है, इसको हम बोलेंगे केस 1, एकल अभिकारक आधारित। एकल अभिकारक आधारित, एकल अभिकारक पे आधारित मतलब सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड, जिसमें एक ही तरह का अभिकारक हो।
तो प्रश्न देखते हैं। 367.5 ग्राम KClO3 को गर्म करने से KClO तथा O2 के प्राप्त मोल ज्ञात कीजिए। KClO तथा O2 के प्राप्त मोल ज्ञात कीजिए। तो जैसे हमें पता है KClO3 क्या दे रहा है यहाँ पे, KClO3 दे रहा है KClO प्लस O2। तो KClO3 2 KClO3 देगा हमारे को 2 KCl और 3 ऑक्सीजन, 2 देगा KCl तथा 3 देगा ऑक्सीजन। ये है हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो पहले इस संतुलित रासायनिक अभिक्रिया को हम मोल मोल, जो हमने यह सूत्र पढ़ा था, मोल मोल विश्लेषण, इसका उपयोग करेंगे। तो मोल मोल विश्लेषण क्या कहता है हमारा, मोल KClO3 के उपयोग हुए बट्टा 2, मोल KClO के बने बट्टा 2, मोल O2 के बने बट्टा 3। तो मोल KClO3 के बने कितना हो जाएगा 367.5 बट्टा KClO का भार कितना होता है 122.5। तो कितने मोल होंगे 3 मोल। तो ये मोल ऑफ KClO3 कितना है 3/2, मोल ऑफ KClO बट्टा 2 बराबर मोल ऑफ O2/3। तो मोल ऑफ KClO आया, अगर हम पहला तो दूसरा समीकरण उपयोग में लें तो 3 मोल बने और मोल ऑफ O2 बने 2 मोल। तो 3/2 2 तथा यहाँ 3 मोल आएगा ना, यहाँ 3। तो मोल KClO3 के बने 3 और मोल ऑक्सीजन के बने 9/2। तो इस प्रकार से हम ये सूत्र का उपयोग करते हैं। आइए और प्रश्न की मदद से समझें। अब हमें अगर गैस गैस विश्लेषण दिया है तो हम STP पर मोल को गैस पे बदलेंगे। आइए इस तरह के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। पच्चीस ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को दहन करने से, गर्म करने से को गर्म करने से CO2 का आयतन STP पर ज्ञात कीजिए से प्राप्त CO2 का आयतन। तो CO2 का आयतन STP पर कैसे प्राप्त करते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हमने गर्म किया, बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस है। तो आइए मोल मोल विश्लेषण हम जब भी यूज कर सकते हैं, जब भी एक एक हमारे पास बैलेंस्ड हो इक्वेशन, हमारे पास संतुलित अभिक्रिया हो, तभी हम मोल मोल विश्लेषण का उपयोग करते हैं। आइए मोल मोल विश्लेषण का उपयोग करते हैं। N कैल्शियम कार्बोनेट बट्टा 1 बराबर N कैल्शियम ऑक्साइड बट्टा 1 NCO2 बट्टा 1। तो मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है भार बट्टा ग्राम 1/4। तो 1/4/1 बराबर मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बट्टा 1। तो मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा 1/4, जिसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। मोल्स ऑफ CO2 बराबर हो जाएगा 1/4 मोल। तो मोल्स ऑफ CO2 होता है वॉल्यूम आयतन जो CO2 का है बट्टा 22.4 लीटर बट्टा 22 लीटर बराबर 1/4। तो CO2 का आयतन हो जाएगा 22.4 बट्टा 1/4, 5.6 लीटर। तो इस प्रकार से STP पर 22.4 लीटर का होता है STP पर। ये कहाँ से आया,
आयतन ऑफ CO2 बट्टा 22.4 हमें पता है। अब मोल के 3 सूत्र होते हैं, भार बट्टा अणुभार आयतन इन लीटर में बट्टा 22.4 लीटर, और तीसरा है मोल संख्या बट्टा Na। काफ़ी बार हम इसका अध्ययन कर चुके हैं। ये मोल के 3 सूत्र होते हैं, किसी भी सूत्र से मोल निकाल के इसमें रख के हम किसी भी मोल की विश्लेषण कर सकते हैं। तो अगर हमारे को कोई आयतन भी दिया हो या तत्वों की संख्या भी दी हो तो भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। आइए और प्रश्न के माध्यम से समझें। काफ़ी अच्छे तरह का प्रश्न है। एक समीकरण दिया है, Ag2CO3 को हमने गर्म किया, बना 2Ag सॉलिड में और CO2 गैस में, प्लस 1/2 ऑक्सीजन गैस में। 52.2 ग्राम Ag2CO3 को गर्म करने पर प्राप्त अवशेष का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। बी, STP पर प्राप्त गैस का आयतन भी ज्ञात कीजिए। तो यह प्रश्न है, जैसे कि मैं कहता हूँ, इस चलचित्र को पॉज कीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए तथा उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको एक आइए चलिए शुरू करते हैं, किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाएगा, हल इसका देखते हैं। तो पहले हम सारे के सारे रस रसायन में गुणांक को एक सरलतम गुणांक में बदलने की कोशिश करेंगे। क्या तात्पर्य, जैसे ये है ऑक्सीजन है, इसमें 1/2 दे रखा है, तो 1/2 चलिए ठीक है, इसका आसान करने के लिए इससे भी हल किया जा सकता है प्रश्न। लेकिन आइए 2 से पूरे समीकरण को गुणा करते हैं, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4Ag इन सॉलिड प्लस 2CO2 इन गैस प्लस ऑक्सीजन इन गैस। तो अब पहले Ag2CO3 का अणुभार कितना होगा? Ag का होता है 108, कार्बन का हो गया 12 और 16 3 48, तो हो गया 276 ग्राम प्रति मोल। 276 ग्राम प्रति मोल हो गया Ag2CO3 का भार। तो Ag2CO3 का मोल कितना है? 52.2 बत्ता 276 मोल है। तो आइए मोल विश्लेषण का उपयोग करते हैं। मोल ऑफ Ag2CO3 यूज्ड बट्टा 2, मोल ऑफ Ag फॉर्म्ड बट्टा 4, मोल ऑफ CO2 फॉर्म्ड बट्टा 2, मोल ऑफ O2 फॉर्म्ड बट्टा 1। तो 2 4 2 1 ये क्रमशः 2 4 2 1 गुणांक है रस रसायन में थी। तो मोल ऑफ Ag2CO3 का मान हमें पता है कितना है, 52.2 बटा 276। तो ये आता है लगभग 1/5 आता है ये। तो हमें क्या पूछा है? पहले अवशेष का द्रव्यमान याद कीजिए। प्रश्न हमें सीधा नहीं दिया गया। अगर हम Ag2CO3 सॉलिड को गर्म करते हैं तो क्या अवशेष बचता है? आइए देखते हैं। CO2 तो गैस बन कर निकल गया और ऑक्सीजन भी गैस बन कर निकल गया, तो क्या बचा हमारे पास? सिर्फ सिल्वर, Ag का रेजिड्यू जिसको कहते हैं, अब वो बचा। तो Ag कितना बचा? हो जाएगा 4 गुणा NAG2CO3 बट्टा 2। मुझे आशा है कि आपको इस तरह के समीकरण का हल करना आता होगा। इसमें आप ये इधर ही रखेंगे तथा 4 को इधर भेज देंगे। अगर हमारे को CO2 का मान निकालना है तो हमारे को इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। इन चारों में से हम किसी भी 2 को बराबर कर सकते हैं और किसी भी अज्ञात राशि का मान निकाल सकते हैं किसी भी ज्ञात राशि की मदद से। तो NAG2CO3 बट्टा 2, तो 4 गुणा 1/5 इंटू 1/2, तो हो जाएगा 2/5। तो द्रव्यमान क्या होगा? रेसिड्यू लेफ्ट
जिसे हमने कहा है प्राप्त अवशेष, वो होगा 2/5 इंटू 108, 216/5 हो जाएगा 43.2। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 43.2 ग्राम हमारे पास अवशेष के रहेंगे, जो कि क्या है, सिल्वर। वैसे अवशेष नहीं कहलाएगा, सिल्वर काफ़ी महंगी धातु है। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एसटीपी पर प्राप्त गैस का आयतन भी याद कीजिए। तो गैस का आयतन के लिए गैस के मोल निकाल लेते हैं। गैस का कहाँ से प्राप्त हुआ, CO2 तथा NO2 के। तो NCO2 कितना हो जाएगा, 1/5। NO2 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1/10। तो कुल प्राप्त गैस हो जाएगी, N गैस हो जाएगी 1/5 प्लस 1/10, तो हो जाएगा 3/10। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस आ जाएगा 3/10 गुणा 22.4, तो हो जाएगा 5.72 लीटर। 22.4 मतलब 5.72 लीटर इसका मान हो जाएगा। आइए कुछ और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब हमारे पास एक ही प्रकार का अभिकर्मक तो अभी तक हमने आयतन की गणना रखी है। अब हम तीसरे तरह के प्रश्न करते हैं, जिसमें हमारे पास तत्वों की गणना होती है। जैसे प्रश्न दिया है 2.4 इंटू 10⁻23 अणुओं CO2 के अणुओं को प्राप्त करने के लिए कितना द्रव्यमान किसका, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का गर्म करना पड़ेगा। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो CO2 मिलेगी। तो द्रव्यमान कैल्शियम बाइकार्बोनेट का बताना है और CO2 के मोल बताने हैं। तो क्या होगा, पहले समीकरण हमें पता होना चाहिए। कैल्शियम बाइकार्बोनेट को अगर हम गर्म करते हैं तो आता है कैल्शियम कार्बोनेट ठोस में, H2O गैस में और CO2 गैस में। तो फिर अब CO2 का हमारे को मोल पता होना चाहिए, तो इसका मोल पता हो जाएगा। इसका मोल मान लेते हैं X मोल। आइए इसके मोल मान लेते हैं X मोल। अब आगे देखते हैं, अगर इसके मोल हमने माने X मोल, तो फिर NaCH CO3 होल ट्वाइस बट्टा 1 बराबर हो जाएगा NCO2 बट्टा 1। तो CO2 के मोल कितने आएंगे, पदार्थ बट्टा Na लेंगे 6 गुणा 10⁻23 लगभग वैल्यू ले लेंगे, तो होगा 0.4। तो मोल्स ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या आएगा, 0.4। तो मास ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट आएगा 0.4 इंटू 162 जो ग्राम प्रति मोल कैल्शियम बाइकार्बोनेट का वजन होता है। मोलर मोलर अनुभार होता है 64.3 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हमारे को गर्म करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास ये प्राप्त होगा। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर हम गर्म करते हैं तो मिलता है नाइट्रोजन Cr2O3, जो जिसका रंग होता है, जो हरे रंग का होता है, इसका रंग होता है हरा। और हमें मिलता है 4 H2O। तो 3.4 ग्राम 3.04 ग्राम हरा जो वापस से अवशेष रेजिड्यू जो है, इसको हम कहेंगे ग्रीन रेजिड्यू प्राप्त करने के लिए कितना भार अमोनियम डाइक्रोमेट, कितना भार अमोनियम
डाइक्रोमेट का Cr2O7 या Cr2O7 है का उपयोग होगा। तो अगर इन दोनों को हम करें तो फिर हर अवशेष हमें पता है क्रोमेट का है Cr2O3। तो मोल ऑफ अमोनियम क्रोमेट बट्टा 1 बराबर मोल ऑफ Cr2O3 बट्टा 1। तो इतने ग्राम का अवशेष तो Cr2O3 का द्रव्यमान होता है 1 बट्टा अणुभार होता है 150 ग्राम प्रति मोल। तो इसका 3.04 152 होता है। तो मोल हो जाएगा 3.04 बट्टा 152 बट्टा 1 और यहाँ हो जाएगा मोल ऑफ NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। तो यहाँ पे आएगा इतने मोल आएंगे 1/50। तो भार होगा इसका 1/50 गुणा अणुभार। तो इस प्रकार से हमने काफ़ी सारे प्रश्न की अभ्यास किए। आइए एक दो प्रश्न का और अभ्यास करके इस एकल अभिकरण कारक समीकरण को लगाम देते हैं। तो आइए कुछ प्रश्न देखते हैं। एकदम 2A दे रहा है हमारे को 3B + 5C 7 मोल C के प्राप्त करने के लिए कितने A के मोल चाहिए? प्राप्त करने के लिए कितने A के मोल चाहिए? तो 7 मोल C प्राप्त करना है हमारे को। 7 मोल C को प्राप्त करने के लिए तो Na/2 Nb/3 Nc/5। तो 7 मोल C के प्राप्त करने इसके 7 मोल हैं। तो कितने मोल लेके चाहिए हमें पता होना चाहिए। तो इन दोनों को अगर हम बराबर करें तो Na कितना हो जाएगा 2 × 7/5 तो यहाँ 14/5। आइए इसी तरह का एक और प्रश्न समझते हैं। 85 ग्राम अमोनिया को गर्म करने पर प्राप्त H2 का भार ज्ञात कीजिए। 85 ग्राम अमोनिया को गर्म किया। तो अमोनिया को गर्म करते हैं तो क्या बनता है N2 + 3H2 या 2 अमोनिया को गर्म करने पर तो 2 NH3/2 N2/1 NH2/3। तो 85 ग्राम अमोनिया। तो अमोनिया का मोल कितना हो जाएगा 85 बट्टा 17 तो होगा 5 मोल अमोनिया के। तो अमोनिया के मोल की मात्रा कितनी है 5 और हाइड्रोजन के मोल की मात्रा निकालनी है। तो हाइड्रोजन के मोल की मात्रा होगी 5 × 3/2 15/2। तो हाइड्रोजन का अनुभार होगा 15 भार होगा 15/2 × 2 बराबर 15 ग्राम। तो आइए एक समझते हैं कि हमने क्या कैसे मोल अवधारणा लगा के क्या इस्तेमाल किया है। Na/A किसी भी रासायनिक समीकरण में BbCc + Dd। तो सबसे पहले ये होना चाहिए हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। तो Nb/B बराबर होगा Nc/C बराबर Nd/D। यहाँ डी के मोल उपयोग ये है C तथा Nc तथा Nd क्या बता रहे हैं C तथा D के बने हुए मोल तथा Na तथा Nb क्या बता रहे हैं A तथा B के प्राप्त मोल A तथा B के कितने मोल प्राप्त होंगे तथा C तथा D के कितने मोल बने हुए होंगे ये हमें ये दर्शा रहा है। तथा इसमें से किसी को भी दो को हम बराबर करके हम किसी का भी एक ज्ञात राशि से किसी भी अज्ञात राशि का मान निकाल सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम कुछ अच्छे और प्रश्न की चर्चा करेंगे जिसमें एक से अधिक अभिकर्मक उपस्थित हो।